नमस्कार। आप सबका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ध्यान दीजिएगा कि हमने वर्तमान परिस्थितियों में पढ़ाने का थोड़ा तरीका बदल दिया है। हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों को जो विज्ञान है, विज्ञान यानी साइंस, उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री है, भौतिक, रसायन है अलग अलग, और जो गणित है, इनकी मूलभूत अवधारणाएं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो पहले क्लियर हो जाए। आपके दिमाग में आने वाली छोटी छोटी चीजें सारी पहले से, जितने आपके डिफिकल्टीज है, जितने आपको टेंशन क्रिएट करती हैं, उन सब अवधारणाओं को हम समझा देना चाहते हैं। हम प्राइमरी में, मिडिल में, खासकर प्राइमरी में, चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी में खेल खेल में आओ मिलकर खेलें, आओ मिलकर सीखें, बूझो और पहेली, इसके माध्यम से, और फिर मिडिल स्कूल में थोड़े हल्के से स्तर को बढ़ाते हुए इन चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन जब ये हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, कॉलेज और विश्वविद्यालय, मतलब जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और उच्चतम कक्षाओं में अध्ययन करते हैं, तो ये जो मूलभूत जानकारियां हैं, ये परेशानी का सबब बन जाती हैं। हमको फिर बड़ी परेशानी होती है कि हमने छोटी छोटी चीजें क्यों छोड़ दी थी। प्राइमरी में तो ठीक है, ज्यादा बौद्धिक विकास नहीं होता, तो हो सकता है हमसे गलती हो गई, छूट गया। लेकिन मिडिल स्कूल के बाद छठवीं कक्षा से ये सब चीजें चालू हो जाती हैं। यानी आप ध्यान रखिए, ये वो मूलभूत अवधारणाएं हैं जो आपको पूरे जीवन भर काम आने वाली है। क्योंकि हमने आपसे इसके पूर्व के पीरियड में भी कहा है कि ज्ञान अक्षय निधि है, ज्ञान की चोरी नहीं हो सकती। आप जितना उसको बढ़ाएंगे, ज्ञान उतना बढ़ेगा, और आपको ज्ञान अर्जन करते रहना चाहिए। इसके लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता। तो अपन अपनी विषय वस्तु पर लौटते हैं। हम आज फिजिक्स यानी भौतिकी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। छोटी छोटी जानकारियां जो विज्ञान में है, जैसे घर्षण, मैंने वो सबके नाम ही लिख के रखे। अब जैसे घर्षण मतलब होता है, जब अपन चलते हैं तो आपको मालूम है कि अगर तेल डाला हो और हम चले तो फिसल के गिर जाएंगे। तेल अगर डाला है और हम चल रहे हैं तो चलते समय फिसल के गिर जाएंगे। यानी हमारे पैर और जो जमीन है, इसके बीच में खुरदुरा होना चाहिए। तो एक वस्तु चलती है किसी सतह के ऊपर, तो सतह और वस्तु, जब किसी सतह पर कोई वस्तु चलती है तो वस्तु और उस सतह के बीच में जो गति विरोधी बल लगता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। आप मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा, यानी आपकी गति का विरोध करेगा। तो गति विरोधी बल जो दो वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच लगता है, एक तल है, उसके ऊपर दूसरी वस्तु चल रही है, तो दोनों के बीच में जो गति विरोधी बल लगता है, जो वस्तु की गति का विरोध करता है, उसको घर्षण बल कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है। जड़त्व के नियम के अनुसार वस्तु स्थिर अवस्था में भी होती है और गतिशील अवस्था में भी होती है। यानी वस्तु यदि समय के साथ स्थान बदल रही है तो वो गतिशील अवस्था में है, और यदि वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदल रही है तो वो स्थिर अवस्था में। यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस समय वो रखी हुई वस्तु जिस सतह पर रखी है, उन दोनों के बीच लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब कोई वस्तु किसी सतह पर चल रही हो तो उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। यानी गतिशील वस्तुओं का घर्षण गतिक घर्षण, स्थिर वस्तुओं का घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। गतिक घर्षण के दो ही प्रकार ध्यान से समझना है आपको। पहला, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर फिसल रही हो तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसल रही हो या आप चल रहे हो तो वो सर्पी घर्षण। और यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर लुढ़क रही हो, गोल 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 ऐसे लुढ़क रही हो, तो उसको लोटनिक घर्षण कहते हैं। मूलतः घर्षण के दो ही प्रकार है। पहला सर्पी घर्षण, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर फिसले या चले तो सर्पी घर्षण। और यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर लुढ़के
उसमें थोड़ा सा बल लगाओ और वस्तु चल दे। कोई वस्तु ऐसी स्थिति में रखी गई हो कि उसको थोड़ा सा बल लगाया और वो चलने लगे, तो वस्तु की ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था को सीमांत संतुलन की अवस्था कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। कोई वस्तु ऐसी रखी है कि अगर थोड़ा सा भी बल लगाया और वस्तु स्थिर चल देगी। जैसे आप मान लीजिए ऐसा कोई तल है, उस पर वस्तु रख दीजिए, इसको नत समतल कहते हैं, नत समतल। इस पर वस्तु रख दीजिए, थोड़ा सा बल लगाया, वस्तु नीचे की ओर गिर गई, सीढ़ी फिसलते ना, आप पकड़ बैठे हो तो अपने आप को छोड़ दिया और आप नीचे गिर गए, तो वो कहलाता है सीमांत संतुलन की अवस्था। इस बात के बाद आगे चलते हैं। बलयुग और आघूर्ण, इसी के साथ समझना है क्रिया प्रतिक्रिया बल। ये दो चीजें एक साथ समझना है। देखिए ये एक वस्तु है जिस पर ये दो बल लग रहे हैं, ये F1 F2 दो बल है, दोनों बल बराबर है, दोनों बल बराबर है और ये इस बिंदु इस वस्तु के एक ही बिंदु पर लग रहे हैं। यदि किसी वस्तु पर एक ही क्रियाशील बिंदु हो और दो बराबर बल विपरीत दिशा में लगते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ये इसके प्रभाव को खत्म कर देता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इससे इस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में लग रहे हो और दोनों का क्रियाशील बिंदु एक ही हो, यानी एक ही बिंदु पर लग रहे हो, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में लग रहे हो, यदि किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में लग रहे हो और दोनों के क्रियाशील बिंदु अलग अलग है, ये यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, तो इसे हम बल युग्म कहते हैं। इसको हम बल युग्म कहते हैं। तो बल युग्म की परिभाषा क्या हुई, क्रिया प्रतिक्रिया की परिभाषा क्या हुई? ऐसे दो बराबर बल जो परस्पर विपरीत दिशा में लगते हो किसी वस्तु पर, लेकिन उनका क्रियाशील बिंदु एक ही होता है, तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु पर दो अलग अलग बिंदुओं पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में लगे, तो इसे हम बलयुग्म कहते हैं। इसका जो प्रभाव होता है उसको हम आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म का जो प्रभाव है, प्रभाव को भौतिकी यानी विज्ञान की भाषा में आघूर्ण कहा जाता है। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? इस बलयुग्म के कारण ये वस्तु किसी भी एक दिशा में, या तो घड़ी के विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में घूमने लगती है। यानी बलयुग्म वस्तु को घुमाने लगता है, घड़ी की विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में। ये कहाँ कहाँ काम आएगा आपको? ये काम आएगा जैसे विद्युत मोटर, डायनेमो, इन सब चीजों में ये बलयुग्म लगता है। तो हमें अंतर समझ में आना चाहिए क्रिया प्रतिक्रिया बल और बलयुग्म में। अब बलयुग्म के आघूर्ण का एक सूत्र भी होता है। देखिए हम बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र है कोई एक बल गुणित दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो इनमें से कोई भी एक बल लिख दो गुणित दोनों के बीच की लंबवत दूरी। मान लीजिए ये दोनों के बीच की दूरी d है, तो ये d, तो एक कोई बल और दोनों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल उस बलयुग्म का आघूर्ण है। तो बलयुग्म और क्रिया प्रतिक्रिया बल में ये अंतर है। अब अपन अगली बात पर आते हैं। ये इतने बिंदु हो गए। अब एक गुण है वस्तु का प्रत्यास्था। रबर आपने देखी है, रबर को खींचो और छोड़ दो, तो जैसे खींचोगे तो रबर खिंच जाती है, छोड़ो तो वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती है। तो वस्तु का ये गुण जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विकृति हो जाती। विकृति मतलब लंबाई बढ़ गई, आयतन बदल गया, गुण बदल जाए, अवस्था बदल जाए, आकृति बदल जाए, गुण बदल जाए, है ना। और बल अलग करने पर उसकी अवस्था और आकृति वापस वैसे ही हो जाए। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी स्थिति या अवस्था का बदलना और बल अलग कर देने पर उसका पुनः पुरानी अवस्था में लौट आना, पूर्व अवस्था में लौट आने के गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। मतलब प्रत्यास्था एक गुण है जो वस्तुओं में पाया जाता है। सभी वस्तुओं में पाया जाए ये जरूरी नहीं। फिर सुन लीजिए,
किसी वस्तु पर प्रत्यास्थ वस्तु का वह गुण है जो जब किसी वस्तु पर बल लगाए तो वस्तु में स्थिति या अवस्था बदल जाए और बल को अलग कर ले और वस्तु वापस पुरानी अवस्था में लौट आए, इस गुण को प्रत्यास्थ कहते हैं। जो हम बल लगा रहे हैं जिसके कारण वस्तु में परिवर्तन हो रहा है उसको प्रतिबल कहते हैं, और जो उसमें परिवर्तन हो रहा है बल लगाने के बाद उसको विकृति कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जो हम बल लगा रहे हैं जिसके कारण उसने जैसे रबड़ में खींचा और रबड़ खिंच गई, तो जो हमने बल लगाया वो प्रतिबल हुआ, और जो लंबाई बढ़ी, जो परिवर्तन हुआ, उसको विकृति कहते हैं। अब प्रत्यास्थ गुण के अनुसार वस्तु तीन प्रकार की होती है: पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, पूर्ण प्लास्टिक वस्तु और पूर्ण दृढ़ वस्तु। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु मतलब वो जिस पर बल लगाया और बल अलग किया तो वापस पुरानी अवस्था में लौट आए। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का मतलब हुआ ऐसी वस्तु जिस पर बल लगाया तो परिवर्तन हो गया, विकृति हो गई, और बल अलग किया और वस्तु वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट आई, इसे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। पूर्ण प्लास्टिक वस्तु ऐसी वस्तुएं जिनमें बल लगाया तो परिवर्तन तो हुआ लेकिन बल अलग करने पर वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं गई, यानी उसमें स्थायी विकृति हो गई, उसे पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। और तीसरा है पूर्ण दृढ़ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिन पर बल लगाने पर परिवर्तन ही नहीं होता, ऐसी वस्तुएं जिनमें बल लगाने पर परिवर्तन ही नहीं होता उन्हें पूर्ण दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। जैसे पत्थर, आप बल लगाओ उसमें परिवर्तन नहीं होगा, बहुत ही जोर से मारो टुकड़े कर दो बात अलग है, लेकिन उसको दृढ़ वस्तुओं में शामिल किया जाएगा क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो टूट गया, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब जो बल अलग कर लेने पर पुरानी अवस्था में लौट आए, पूर्ण प्लास्टिक जो बल अलग कर लेने पर पुरानी अवस्था में नहीं लौटे या स्थायी विकृति हो जाए, और पूर्ण दृढ़ वस्तुएं मतलब जिसमें बल लगाने पर परिवर्तन ही नहीं होता, वो पूर्ण दृढ़ वस्तुएं कहलाती है। ये प्रत्यास्थ के अनुसार तीन प्रकार की वस्तुएं। अब आती है आवर्त और सरल आवर्त गति। आवर्त का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, किसी चीज को बार बार रिपीट करना आवर्त कहलाता है। आवर्त गति मतलब वह गति जो बार बार दोहराई जाती हो उसे आवर्त गति कहते हैं। और अगर ये दोहराई जाने वाली गति एक सरल रेखा में हो तो इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। फिर सुनिए, आवर्त यानी दोहराना, आवर्त गति यानी वह गति जो बार बार दोहराई जाती हो, और सरल आवर्त गति मतलब ऐसी आवर्त गति जो सरल रेखा में होती हो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। इस पर आधारित उपकरण का नाम है सरल लोलक, पेंडुलम। पुराने जमाने की घड़ियों में नीचे एक पेंडुलम लगा रहता था, वो टिक 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 आवाज आती थी, वो पेंडुलम ऐसे 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 हिलता था और ऊपर वहां कांटा चलता था। ये है पेंडुलम। ये इसकी मध्यमान स्थिति कहलाती है, जहां पेंडुलम बीच में स्थिर है इसको इसकी मध्यमान स्थिति कहते हैं। ये अपनी मध्यमान स्थिति के इस तरफ भी जाता है और इस तरफ भी जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जितनी दूर इस तरफ जाता है उतनी ही दूर इस तरफ जाता है, तो ऐसे दोलन करता है, ये सरल आवर्त गति कहलाती है। और ये पेंडुलम को हम सरल लोलक कहते हैं। अब इसमें एक चीज समझिएगा, मुक्त और अवमंदित दोलन। मुक्त यानी फ्री, स्वतंत्र दोलन, और अवमंदित दोलन मतलब जो धीरे धीरे धीमे हो जाता। आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर यहाँ आजू बाजू वायु वायु कुछ ना हो तो ये एक बार दोलन करना शुरू करेगा तो जैसा है वैसा हमेशा दोलन करता रहेगा, इसका विस्थापन इतना ही रहेगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाता रहेगा। लेकिन यदि इस सरल दोलक को, सरल दोलक का मतलब ये हुआ कि आप लोहे का एक टुकड़ा ले लो, गोल सा, गोल क्या कहते हैं कंचे जैसा, और उसको धागे से बांध लो, या पेंडुलम तो आप जानते हैं। यदि आपने इसको खुले में रखा, खुले मतलब जैसे अभी खुला, और पेंडुलम को आपने लटकाया और हिलाया, तो पेंडुलम हिलेगा और धीरे 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 हिलते 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 वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आजू बाजू जो वायु है वो उस पर घर्षण बल लगाती
कांच का बॉक्स जहाँ हवा भी ना हो, और वहाँ इसको एक बार दोलन कराओगे तो पूरा एक साथ दोलन करेगा हमेशा, ये कभी नहीं रुकेगा, उसे मुक्त दोलन कहते हैं। तो अपन ने आवर्त गति और सरल आवर्त गति, सरल लोलक पढ़ा। इसी में आती है प्रक्षेप गति और पलायन वेग। बिल्कुल सिंपल है। हम वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी का एक क्षेत्र है जहां तक वो उसका गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है, उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। तो पृथ्वी से जब वस्तु को बाहर फेंका जाता है तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर उस वस्तु पर बल लगाती है और वस्तु को वापस अपने पास नीचे बुलाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यदि हमने वस्तु को इतनी जोर से फेंका कि वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो गई, तो ऐसा वेग, अगर किसी वस्तु को इतने वेग से फेंका जाए कि वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाए, तो वस्तु के उस वेग को पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। और इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। रॉकेट का नोदन, रॉकेट जो छोड़े जाते हैं वो पृथ्वी के बाहर चले जाते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाते हैं और फिर वो परिक्रमा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रॉकेट नोदन प्रक्षेप गति और पलायन वेग पर आधारित है, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु को इतने वेग से फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो वस्तु की ये ऐसा वाला वेग पलायन वेग कहलाता है। आगे चलते हैं, ये वेगों की बात हो गई। अब आते हैं तरंगों में। बिल्कुल सिंपल है। तरंगों के बारे में सुनेंगे आप। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब एक काम कीजिएगा, अभी इस तरंग को रुक जाते हैं, पहले दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, ठीक है ना, यदि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो आपको उसको ऊष्मा देना पड़ेगी, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसे जितनी ऊष्मा दी जाती है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जैसे हमने कोई पदार्थ लिया, उसका 1 ग्राम लिया, उसको 10 कैलोरी ऊष्मा दी और उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो इसका मतलब हुआ उसकी विशिष्ट ऊष्मा 10 कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हुई। फिर समझिएगा, किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसे जितनी ऊष्मा दी जाती है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब ठीक बाजू में लिखा ऊष्माधारिता। किसी भी पदार्थ के पूरे द्रव्यमान का, अभी इसमें इकाई द्रव्यमान का, किसी भी पदार्थ के पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसे जितनी ऊष्मा दी जाती है वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा दोगे तो ऊष्माधारिता, और पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दोगे तो वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। यानी ये ज्यादा होती है, कम होती है। ध्यान दीजिएगा, अपन जो भी वर्तमान में पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनमें आपको स्क्रीनशॉट, है ना, ये फोटो खींचने की सुविधा नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसका आप बहुत ईमानदारी से अध्ययन करें, अवलोकन करें और उसके बाद उसको कॉपी में लिखें। बार बार वीडियो देखने से आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के चक्षुओं को खोल देगा और आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो मेरी सभी से आग्रह है, सभी विद्यार्थियों से, कि वो इन मूलभूत अवधारणाओं के एक भी वीडियो को ना छोड़ें। और अपन मैं अपनी बात पर आ जाऊँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस मैथ्स साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, बेल आइकॉन प्रेस करें, फेसबुक
पर तो अब आपसे मुलाकात हो ही नहीं है, तो आप अब हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका समय बहुत कीमती है। अनुशासन ही जीवन को महान बनाता है। पहला, अनुशासन में रहना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, और मूल बात यह है कि जब तक शैक्षिक जीवन है तब तक ईमानदारी से शैक्षिक गुणवत्ता के साथ अपना ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। मेरी सभी को शुभकामनाएं। अगले पीरियड में पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।